आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो स्वतंत्र का मतलब किसी पर कोई दबाव नहीं है। अपने हिसाब से जो एलील हैं वो अपने अपने लक्षण प्रकट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द्विसंकर क्रॉसों में डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब दो लक्षणों को ध्यान में रख करके जो क्रॉस हम लोग कराते हैं उनको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसा चित्र 4.7 में हमने पिछले लेक्चर में ऊपर देखा था। तो कह रहा है फिनोटाइप गोल और पीला या झुर्रीदार और हरा, गोल हरा और झुर्रीदार हरा, ये 9-3-3-1 के अनुपात में प्रकट हुए, जैसा हमने पीछे देखा। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए कई लक्षण युग्मों में ऐसा ही अनुपात देखा गया। तो मेंडल ने बहुत सारे ऐसे जोड़ों का अध्ययन किया जिनमें 9-3-3-1 का अनुपात देखा गया। अब कह रहा है 9-3-3-1 के अनुपात को 3 पीला 1 हरा के साथ 3 गोल 1 झुर्रीदार को संयोजन श्रेणी के रूप में व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो इसको कह रहा है कि जैसा यहाँ पे जो अनुपात है फिनोटाइप का कि गोल पीला झुर्रीदार हरा और गोल हरा और झुर्रीदार हरा 4 है यहाँ पर। तो कह रहा है कि जो 9-3-3-1 का अनुपात है इसमें जैसे गोल पीला तो 3 पीले और झुर्रीदार हरा तो 1 हरा के साथ, गोल हरा है तो 3 गोल और झुर्रीदार हरा है तो 1 झुर्रीदार। तो यहाँ पर देखिए गोल और झुर्रीदार 3-1 का अनुपात है। और गोल अगर रंग को देखा जाए तो पीला और हरा तो 9-3 का अनुपात है। 9-3 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे 3 का भाग देंगे तो यहाँ भी 3-1 आ जाएगा, 3-1 आ जाएगा। 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 और 3 में 3 का देंगे तो 1, तो 3-1 का अनुपात यहाँ भी हो गया। तो वही कह रहा है कि 9-3-3-1 के अनुपात को 3 गोल 1 हरा के साथ, गोल हरा मतलब एक बार 3 पीला 1 हरा मतलब ये रंग इधर भी लिया रंग इधर भी लिया, तो 3 पीला 1 हरा के साथ 3 गोल 1 झुर्रीदार, यहाँ पर गोल है यहाँ पर झुर्रीदार है, को संयोजन श्रेणी के रूप में व्युत्पन्न किया जा सकता है। मतलब ये आपस में संयोजित रहेंगे। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखें तो कह रहा है द रेशियो ऑफ 9-3-3-1 कैन बी डिराइव्ड एज ए कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन विद 3 राउंड 1 रिंकल्ड। तो कॉम्बिनेशन सीरीज मतलब आपस में साथ साथ रख करके एक श्रेणी बनाई जा सकती है। तो कह रहा है इस व्युत्पन्न को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 गोल 1 झुर्रीदार, ये गोल और झुर्रीदार ले लिया तो इसमें 3 का भाग देंगे तो 3-1 आ जाएगा। तो 3 गोल 1 झुर्रीदार और 3 पीले 1 हरा। ये देखिए दोनों के कैरेक्टर अलग कर रहा है कि 3 पीला तो 1 हरा होगा, 3 गोल होंगे तो 1 झुर्रीदार होगा। तो वही कह रहा है कि इनको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 3 गोल 1 झुर्रीदार, गोल और झुर्रीदार, और 3 पीले 1 हरा, 3 पीला 1 हरा, ये 3-1 का अनुपात होगा अगर 3 का भाग देंगे, बराबर। अब इनका गुणा कर दिया तो 9 गोल पीले मतलब दोनों कैरेक्टर आ गए। जब गुणा किया तो गुणा का मतलब दोनों कैरेक्टर, तो 3 गोल 9 गोल पीले, गोल उसका आकृति हो गई और पीला उसका रंग हो गया, और 3 झुर्रीदार पीले। अब 3 जो है
हाँ 3 का गुणा किया तो 3 झुर्रीदार और ये पीला रंग आ गया, 3 झुर्रीदार पीले। फिर अब इसका इस 3 में गुणा किया तो 3 गोल और हरे, इस 1 का इसमें गुणा किया, पहले इस 3 का इसमें किया तो 3 झुर्रीदार पीले आ गए। अब इस 1 का इस 3 में गुणा किया तो 3 गोल और हरे आ गए, और फिर से इस 1 का 1 में गुणा किया तो 1 झुर्रीदार हरा आ गया। तो इस प्रकार से लिखा गया है। कैसे लिखा गया है ये हम आपको समझाना चाह रहे थे। अब देखिए द्विसंकर क्रॉसों यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होते हैं, 2 लक्षणों को ध्यान में रख करके जो क्रॉस कराया जाता है। तो कह रहा है 2 विशेषकों में भिन्न पौधों के क्रॉस, यानी 2 ट्रेट लेते हैं, 2 लक्षण में भिन्न पौधों के क्रॉस के प्रेक्षणों पर यानी ऑब्जर्वेशन पर आधारित मेंडल ने एक दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किया, जिसे मेंडल का स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम यानी ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट कहा जाता है। यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। तो ध्यान दीजिए कि एक जोड़ा जब कंबाइंड होता है तो उसके लक्षण दूसरा जोड़ा जो कंबाइंड होगा उसके लक्षणों से स्वतंत्र होता है। यहाँ पर देखिए जैसे गोल पीले का हुआ तो 9 गोल पीले हुए, और फिर इसका गुणा हुआ इसमें तो 3 पीले झुर्रीदार हुए, फिर इसका गुणा हुआ इसमें तो 3 गोल पीले हुए, इसका गुणा हुआ इसमें तो 3 गोल हरे हुए, फिर इसका गुणा हुआ इसमें तो 1 झुर्रीदार हरा हुआ। ये सब स्वतंत्र होना, इसका प्रभाव इस पे नहीं है, किसी दूसरे का प्रभाव दूसरे पे नहीं है, स्वतंत्र है अपने में। इसीलिए इसका स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है। जो कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है, संयोजन तैयार हो रहा है, उसके लक्षण दूसरे संयोजन जोड़े से स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण प्रकट कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इसीलिए इसे स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए आगे कह रहा है कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई पौधे में अर्धसूत्रण कोश का विभाजन स्वतंत्र अंड और पराग उत्पादन के समय जीन के 2 जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन को समझने के लिए पनेट वर्ग का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था, क्रॉस बना करके हम जो चित्र बना हुआ था उसको हमने देखा था, तो कह रहा है कि वो पनेट स्क्वायर जो हैं वर्ग हैं उनको बना करके हम लोग इसको समझ सकते हैं, जैसा हम लोग पीछे कर चुके हैं। अब कह रहा है कि जीन की एक जोड़ी कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच संयोजन पर विचार करें। तो एक जोड़ी पे हम विचार करते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर पर विचार करें तो 50% युग्मकों में जीन कैपिटल आर विद्यमान है और 50% में जीन स्मॉल आर है। तो जाहिर सी बात कैपिटल आर और स्मॉल आर है 2 हैं, अलग होंगे तो 1-1 जाएगा यानी आधा हो जाएगा। तो 100 होते तो आधे आधे जाते तो 50-50 जाते, तो 50% कह रहा है। इनमें कैपिटल आर या स्मॉल आर होने के साथ साथ एलील कैपिटल वाई या स्मॉल वाई भी है, क्योंकि डबल लक्षण है, एक आकृति के लिए दूसरा रंग के लिए। तो वही कह रहा है कि इसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई का विसंयोजन यानी सेग्रीगेशन भी कैपिटल आर स्मॉल आर के समान ही होता है, मतलब जैसा ये स्थिति में होगा वैसे ही इसमें भी होगा। याद रखने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% कैपिटल आर और 50% स्मॉल आर का विसंयोजन या सेग्रीगेशन या अलगाव 50% कैपिटल वाई और 50% स्मॉल वाई के विसंयोजन से स्वतंत्र है। ये जो राउंड और रिंकल्ड हो रहे हैं वो इनके येलो और ग्रीन से स्वतंत्र है, जबकि इन्हीं के साथ में है, यहाँ भी स्वतंत्रता है।
लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट हो रहा है। अतएव कैपिटल आर धारी युग्मकों के 50% में कैपिटल वाई और दूसरे 50% में स्मॉल वाई, इसी प्रकार स्मॉल आर धारी युग्मकों में 50% कैपिटल वाई तथा शेष 50% में स्मॉल वाई जीन है। अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ 50-50% कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जा रहे हैं। अतः युग्मकों यानी गैमीट के 4 जीनोटाइप बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस प्रकार से 4 जीनोटाइप बनेंगे, 4 प्रकार के पराग और 4 प्रकार के अंड, यानी 4 प्रकार के पोलन होंगे और 4 प्रकार के ओवम होंगे। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक बार तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई चला गया, दोबारा में कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई चला गया, तो कैपिटल आर के साथ 2 बार स्थिति बनी, एक बार कैपिटल वाई गया, एक बार स्मॉल वाई गया। अब स्मॉल आर को पकड़ लिया तो इसके साथ एक बार कैपिटल वाई गया और एक बार स्मॉल वाई गया, तो 4 प्रकार के जीनोटाइप हमारे तैयार हो गए, जिनमें प्रत्येक की संख्या कुल युग्मकों की 25% अर्थात 1/4 है। तो 4 जगह हमने डिवाइड किया, पूरे 100 माने गए, तो 4 जगह डिवाइड किया तो प्रत्येक की संख्या 1 बटेगा, तो 4 भाग में 1/4 या 25% हो गया। अब कह रहा है कि जब आप पनेट वर्ग के 2 पार्श्वों में अंड और पराग लिखेंगे तो उन युग्मनजों के संगठन का पता करना आसान होगा जिनमें F2 पौधे उत्पन्न होते हैं। तो जैसा हमने फिगर में देखा है कि जब हम इनको लिखेंगे इस तरह से, तो हम इसमें जो है आसानी से इस बात को समझ पाएंगे जैसा यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर सेल्फिंग हुई तो F2 जनरेशन जो बनी, यहाँ पर देखिए हमने आपको पीछे भी समझाया था, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी स्थिति में यहाँ पर भी अब इनका सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो ये कंडीशन निकल के सामने आई। तो वही कह रहा है F2 जनरेशन में कि जब आप पिनेट वर्ग के 2 पार्श्वों में अंड और पराग यानी ओवम और पोलन लिखेंगे तो उन युग्मनजों यानी जैगोट के संगठन का पता करना आसान होगा जिनसे F2 पौधे उत्पन्न हुए हैं। चित्र 4.7। तो यहाँ पर देखिए, इस फिगर में पूरा क्लियर हो गया, ये फिगर हमको बता रहा है 4.7 कि कैसे जो है यहाँ पर आपस में जीनोटाइप मिल करके आगे पौधे में स्थित रंग और उसकी आकृति को निर्धारित करेंगे बीज की। अब कह रहा है कि यद्यपि पुनेट आरेख में 16 वर्ग हैं, किंतु इनमें कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप बनते हैं इसे दिए गए फॉर्मेट से ज्ञात करें। तो कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप बनते हैं? 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पर तैयार हुए हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो पूरे 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलना है। तो वही कह रहा है कि कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप हैं, तो कह रहा है इसको हम दिए गए फॉर्मेट से ज्ञात कर सकते हैं। तो कह रहा है क्या पनेट वर्ग के प्रयोग के आंकड़ों से आप F2 अवस्था में जीनोटाइप का पता कर इसे फॉर्मेट में भर सकते हैं? क्या जीनोटाइप अनुपात भी 9 3 3 1 ही है? तो यह दिखाई देने वाला अनुपात है। तो कह रहा है क्या जीनोटाइप भी ऐसा है? तो यहाँ पर देखिए क्रम संख्या लिखा है, F2 में पाए गए जीनोटाइप और इनके अनुमानित फिनोटाइप। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो देखेंगे कि यहाँ और कोई है कि नहीं जीनोटाइप में। जीनोटाइप मतलब ये जो लिखा हुआ है, और फिनोटाइप का मतलब जो दिखाई दे रहा है। तो इनको जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है फिनोटाइप रेशियो यानी दिखाई देने वाला। तो 9 3 3 1 का अनुपात आया है, जिसमें 9
गोल और पीले बीज हैं, 3 गोल और हरे बीज हैं, 3 झुर्रीदार पीले बीज हैं, 1 झुर्रीदार हरा बीज है। यह स्थिति बनी है। अब जीनोटाइप की बात करें तो इसको लिखते चले जाएंगे, तो जैसे एक ही, ये पूरे में एक ही है तो इसको अलग लिख लेंगे। फिर R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y इसको लिखेंगे। अब देखेंगे इसके जैसे और भी हैं कि गिनती करके इसको भी लिखेंगे कि कितने हैं, फिर इसकी संख्या कितनी है, जैसे ये केवल अकेला है। तो इस तरह से हम लोग जीनोटाइप भी गिनती करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम पढ़ा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आगे आ जाता है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसको देखते हैं, जितना पढ़ पाएंगे पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में करेंगे। तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं, तो क्रोमोसोम के आधार पर हम उनमें लक्षण किस प्रकार से अगली पीढ़ी में जा रहे हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि लक्षणों की वंशागति पर किया गया कार्य 1865 में प्रकाशित हो चुका था, परंतु कई कारणों से 1900 तक यह अज्ञात ही रहा। तो 1865 में प्रकाशित हो चुका था, लेकिन 1900 ईस्वी तक इसमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं, लोगों ने मतलब ध्यान नहीं दिया, यानी यह स्थिति अज्ञात ही रही। एक तो आज की तरह उन दिनों संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी जिससे कार्य को प्रचार मिल पाता। दूसरे, जीन या मेंडल के कारक के लिए ये संकल्पना की वे लक्षणों के नियंत्रक की स्थायी एवं विविक्त इकाइयों के रूप में है तथा इनका नियंत्रक की संकल्पना अर्थात ऐसे एलील जो एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण नहीं होता, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों को रास नहीं आई, क्योंकि ये लोग प्रकृति की विविधता के आभासी सतत रूप से ही परिचित थे। तो कहने का मतलब ये है कि मेंडल ने जितना अंदरूनी सिस्टम को समझा वंशागत के, तो उस समय के जो समकालीन वैज्ञानिक थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि ये लोग प्रकृति की विविधता के आभासी सतत रूप से ही परिचित थे। वास्तविकता आभासी में से परिचित थे, वास्तविकता से परिचित नहीं थे, जितना मेंडल हो गए। तीसरे, उस समय के जीव विज्ञानियों को मेंडल का जैव घटना के स्पष्टीकरण के लिए अपनाया गया गणित आधारित रास्ता बिल्कुल नया और कई जीव वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार्य था। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, जो मेंडल ने सांख्यिकी और गणित को जीव विज्ञान के साथ जोड़ा, ये उन्हें रास नहीं आया, और या यूं कहें कि समझ नहीं आया, या उनको अस्वीकार्य था। अंत में भले ही मेंडल का कार्य यह इंगित करता था कि कारक यानी जीन विविक्त यानी डिस्क्रीट या सतत इकाइयां होती हैं, फिर भी वह इनकी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाया, न यह बता सका कि वे किस पदार्थ की बनी होती हैं। तो एक कारण ये भी था कि मेंडल सब कुछ तो समझा ले गए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे लक्षण अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। ये बता दिए कि कोई पदार्थ ऐसा है जिसको फैक्टर कहा उन्होंने, कोई कारक ऐसा है जो कि इन लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जा रहा है, लेकिन भौतिक प्रमाण नहीं दे पाए, वो समस्या हो गई। अब देखिए आगे, कह रहा 1900 में 3 वैज्ञानिकों डी ब्रीच, कोरेंस और वान शेरमार्क ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागत संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। फिर से 3 वैज्ञानिकों ने इस विषय पर अपना अध्ययन शुरू किया, जिसमें डी ब्रीच, कोरेंस और वान शेरमार्क थे। इन्होंने फिर से स्वतंत्र रूप से, मतलब ये आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं किए, बल्कि अपने अपने दिमाग में जो विचार आए उस हिसाब से फिर से मेंडल के नियमों की फिर से खोज करना शुरू किया। इस समय माइक्रोस्कोपी यानी सूक्ष्म दर्शन की तकनीक में प्रगति भी होती जा रही थी और वैज्ञानिक सावधानी से कोश का विभाजन देखने में समर्थ हो चुके थे।
तो अब 1900 में जो 3 वैज्ञानिक आए तो इस समय तक माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका था और सेल डिवीजन की घटनाओं को वैज्ञानिक देखने में सक्षम हो चुके थे। तो अब इन घटनाओं को अच्छे से समझा जा सकता था। तो कह रहा कोशिका केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी जो कोशिका विभाजन के पहले द्विगुणित एवं विभाजित हो जाता है। तो कोशिका केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी। तो सेल के न्यूक्लियस में एक संरचना है जो कोशिका विभाजन से पहले द्विगुणित एवं विभाजित भी हो जाता है, यानी डिप्लॉयड भी हो सकता है या फिर वो हेप्लॉयड भी हो जाता है। तो क्रोमोसोम ही है, जैसे हम लोगों में 46 होते हैं तो 23-23 के जोड़े में बट जाते हैं, या फिर 23-23 मिलके 46 हो जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं जो है वैज्ञानिकों ने सेल के अंदर देख लिया माइक्रोस्कोप के तकनीक आ जाने की वजह से। तो अब कह रहा है कि इनको क्रोमोसोम रंग जाने के गुण के कारण रंगीन काय कहा जाता है। तो इन्हीं को क्रोमोसोम कहते हैं। और कह रहा है कि कलर्ड बॉडीज आर दे वर विजुअलाइज बाई स्टेनिंग। और ये कलर बॉडी होती है, मतलब कि जैसे कपड़े को नीले स्याही में डुबो दीजिए तो नीला हो जाता है व्हाइट कलर का, तो इसी प्रकार से इनको भी रंगा जा सकता है, इसलिए इन्हें कलर्ड बॉडी का नाम भी दिया गया क्रोमोसोम को। तो वही कह रहा है रंग जाने के गुण के कारण रंगीन का यानी कलर बॉडी कहा गया। 1902 तक अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति यानी संचालन का ज्ञान हो चुका था। तो 1902 तक हम लोग जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता था, यानी जिसको हम लोग मियोसिस कहते थे, मियोसिस, तो कैसे क्रोमोसोम का संचालन होता है यानी गति होती है, इसके विषय में भी 1902 तक जानकारी प्राप्त हो गई। वाल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार भी जीन जैसा ही है। तो इन वैज्ञानिक ने, वाल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी ने देखा कि जो क्रोमोसोम है उसका व्यवहार भी जीन जैसा ही है। इन्होंने मेंडल के नियमों तालिका जो है 4.3 में जो दिए गए हैं को क्रोमोसोम की गतिविधि जैसा चित्र 4.8 में दिया गया है द्वारा समझाया। कोशिका विभाजन की समसूत्रण एवं आधि सूत्रण, यानी कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम बराबर संख्या में विभाजित होते हैं, यानी इसको माइटोसिस कहते हैं। ये आधे हो जाते हैं, इसको अर्धसूत्री विभाजन या आधिसूत्रण या मियोसिस कहते हैं। विधियों में गुणसूत्रों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इसे समझा जा सकता है। तो यहाँ पर समझा गया, इसको अभी हम बताते हैं। जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं। जैसे जीन में 2 एलील थे अलग अलग लक्षणों के, उसी प्रकार से जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र भी हैं वो भी जोड़े में पाए जाते हैं। तथा एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि एक एलील के दोनों जीन, तो एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान होते हैं। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है द 2 एलील ऑफ ए जीन, उसमें देखिए उल्टा लिखा है, इसीलिए हमने इंग्लिश बुक का सहारा लिया। कह रहा है द 2 एलील ऑफ ए जीन, एक जीन के 2 एलील, उसमें कह रहा है एक एलील के 2 जीन हिंदी वाली बुक में, उसको शेयर कर ध्यान दीजिएगा। तो द 2 एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो
होमोलॉगस साइट में होमोलॉगस क्रोमोसोम के विद्यमान रहते हैं। देखिए होमोलॉगस और हेट्रोलॉगस दो शब्द हैं, तो समजात और विषम जात। हेट्रोलॉगस का मतलब विषम जात, यहाँ होमोलॉगस वर्ड यूज है, ध्यान दीजिए, समजात जैसे होता है। तो वही कह रहा है कि जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं तथा एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं। इसको सही करिए, एक जीन के दोनों एलील, ये गलत लिखा है, एक जीन के दोनों एलील, एलील एक जीन के दोनों एलील समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं। समजात का मतलब जिनका जन्म समान हो, एक जैसे हो, तो इसको ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा ये फिगर देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 क्रोमोसोम वाली कोशिका में अर्धसूत्रण और जनन कोश का उत्पादन देख सकते हो कि कैसे ये क्रोमोसोम बनते हैं और जनन कोशिका बनने के दौरान कैसे विसंयोजित यानी सेग्रीगेट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम है यहाँ पर, तो ये देखिए पीले रंग से दिखाया गया है, लाल रंग से, ये थोड़ा सा मटमैले रंग से दिखाया गया है, हरे रंग से। अब यहाँ पर देखिए डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीला वाला 2 हो गए, लाल वाले भी 2 हो गए। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ये मटमैला वाला भी 2 हो गए, हरे वाले भी 2 हो गए। अभी युगली मतलब जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा बन रहे हैं, तो जोड़ा बने तो ये देखिए डबल डबल जो है पीला वाले लाल वाले, इनके साथ ये देखिए जोड़ा बनाया, मटमैले कलर वाला और ग्रीन कलर वाला। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब 2 कोशिका बनती हैं, तो 2 कोशिका बनती हैं तो ये दोनों अलग होते हैं। तो देखिए पीला वाले लाल वाले अलग हो गए और ये मटमैले कलर और ग्रीन वाला अलग हो गया। ये अलग कोशिका हो गई, ये अलग कोशिका हो गई। अब देखिए फिर से डिवीजन हुआ, फिर अब अर्धसूत्री विभाजन जब हुआ तो पहले जोड़ा जोड़ा अलग हुए, ध्यान दीजिए, ये जोड़ा अलग चला गया, ये जोड़ा अलग चला गया। यहाँ से फिर से समझिए, पहले सिंगल सिंगल थे तो डिप्लॉयड हुए, तो ये जोड़ा बना लिया, लाल वाला भी जोड़ा बना लिया, ये भी जोड़ा बना लिया, ग्रीन वाला भी जोड़ा बना लिया। अब ये कोशिका देखिए पहले इतनी बड़ी थी, अब थोड़ा बड़ी दिखाई जा रही है कि एनर्जी लेकर के अपना साइज बड़ा किया। अब इसके बाद इनमें डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। तो आधे सूत्र इधर गए, आधे सूत्र इधर गए, 2 अलग अलग कोशिका बन गई। लेकिन विभाजन अर्धसूत्री ये भी है, लेकिन जोड़े में सूत्र गए हैं। देखिए पीला वाला पीले वाले के साथ गया, लाल वाला लाल वाले के साथ, ये अलग हुआ, जो इतना सिस्टम था ये अलग हुआ। अब क्या हो रहा है, अब देखिए अभी क्रोमोसोम आधे हुए हैं, क्रोमोसोम आधे हुए। अब यहाँ पर क्या हुए कि क्रोमोसोम बीच से फट के आधे आधे हुए। ये देखिए पीला वाला लाल वाला एक पार्ट अलग चला गया, पीला वाला लाल वाला पार्ट अलग चला गया, ये वाला अलग गया, ये अलग गया। ये 4 कोशिकाएं जो बनी। तो ध्यान दीजिए पहले जोड़े में आधे हुए, फिर बीच से फट के एक एक सूत्र आधा हुआ। तो 2 तरीके से आधे हो सकते हैं, कहने का मतलब हमारे ये है। अब यहाँ पर देखिए तालिका बनाई गई है, क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार में तुलना। तो क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार में क्या तुलना है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो कह रहा है कि जो क्रोमोसोम होते हैं ये जोड़ों में होते हैं, जीन क्या होता है, जोड़ों में होते हैं। जीन में जो एलील होते हैं उनको कह रहा है तो सब जोड़े में होते हैं। इसको भी थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में देखेंगे, गड़बड़ी हो सकती है, तो उससे हम लोग बचेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये G1 फेज है, G2 फेज है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
तो G1 फेज है, G2 फेज है। मियोसिस फर्स्ट एनाफेज, एनाफेज की घटना हिंदी वाली बुक में जहाँ तक ये चीज़ लिखी गई है देखते हैं। हाँ लिखा है अर्धसूत्रण फर्स्ट पर्चा अवस्था एनाफेज, G1 G2 सब लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश वाली में थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए G1 फेज है, G2 G1S G2M हम लोग पढ़ेंगे जब सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि G2 फेज में क्या है, बाई वैलेंट का मतलब दो दो हैं जोड़े में। मियोसिस फर्स्ट एनाफेज, अब यहाँ पर पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसलिए मियोसिस फर्स्ट कह रहा। तो जोड़े में देखिए अलग अलग चले गए दोनों फेज। अब मियोसिस सेकेंड एनाफेज, मियोसिस सेकेंड में क्या होगा कि फट करके अलग अलग चले जाएंगे। आधे यहाँ भी हुए हैं, आधे यहाँ भी हुए हैं, फर्क इतना है कि यहाँ जोड़े में आधे आधे गए हैं, यहाँ जोड़ा भी फूट गया है। अब ये गैमीट या जर्म सेल बन गए, क्योंकि गैमीट में सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम ही होता है। अब देखें यहाँ पर जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंस, तो कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। तो इधर क्रोमोसोम है, इधर जीन, आकर इन पेयर्स, पेयर में पाए जाते हैं, इधर भी जोड़े में होते हैं, यानी क्रोमोसोम और जीन जोड़े में होते हैं, इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। अब अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार भी संयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है। तो क्रोमोसोम की बात हो रही है, तो कह रहा है कि युग्मक जनन यानी गैमीट फॉर्मेशन के समय जब गैमीट बनता है तो उस समय क्या होता है कि ये अलग होते हैं, विसंयोजन का मतलब सेग्रीगेट यानी अलग होते हैं, और एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है। जैसा फिगर में हमने अभी ऊपर देखा कि जर्म सेल बनी थी गैमीट, तो एक एक ही गया था। अब जीन में क्या होता है कि युग्मक जनन के दौरान विसंयोजित होते हैं और जोड़ों में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है कि जोड़े में रहेंगे तो एक ही लक्षण का जीन जा पाता है। तो जोड़े में देखिए दोनों होते हैं, क्रोमोसोम भी जीन भी। जीन जोड़े में होते हैं मतलब एक जीन में दो कैरेक्टर होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मान लेते हैं कि ये भी जोड़े में। अगला कह रहा है कि अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होते हैं, तो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होता है। एक दूसरे से बिना किसी दबाव के इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। यहाँ भी क्या होता है कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, जीन के भी जो जोड़े होते हैं वो भी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, यहाँ पर इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए जोड़े की बात हो रही है, यानी एक जोड़ा अपने दूसरे जोड़े से, यहाँ पर देखिए डबल डबल है तो जोड़े की बात हो रही है, तो एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रूप से अलग होता है, क्रोमोसोम भी और जीन भी। इस बात को हमें ध्यान देना है। अब देखिए आगे कह रहा है क्या आप बतला सकते हैं कि इन दो स्तंभों ए और बी में से कौन सा क्रोमोसोम का और कौन सा जीन का प्रतिनिधित्व करता है, यह निर्णय आपने कैसे किया। तो कह रहा है कि जैसे क्रोमोसोम और जीन है, तो ये क्रोमोसोम का है, ये जीन का है, और दोनों में देखे कोई अंतर विशेष नहीं है। युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार विसंयोजित होती है कि एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है। युग्मक जनन के दौरान विसंयोजित होते हैं और जोड़े में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। तो मतलब देखिए पूरा एक ही तरह है, अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होते हैं, एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होता है, अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होते हैं और एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होता है। तो लगभग सारी चीजें एक ही हैं।
तो वही ये कहना चाहता है कि आप ये नहीं बतला सकते कि कौन लक्षण जीन का है, कौन क्रोमोसोम का है। तो लगभग इतनी समानता है सब में कि कैरेक्टर मिलते जुलते यानी लगभग एक ही जैसे। अब देखिए, कराय अर्धसूत्रण फर्स्ट की पश्चावस्था में यानी न फेज में क्रोमोसोम के 2 जोड़े मेटाफेज पट्टिका पर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध हो सकते हैं। चित्र 4.9। तो देखिए 4.9, ये अगले फिगर की बात हो रही है। तो कुल मिला करके अब इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा।